गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले पार्ट में हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़े और उसमें हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ ए वेक्टर इन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एंड रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपको बता दिया था। उसमें डायरेक्शन कोसाइंस वगैरह बता दिया था, रिजोल्यूट करने का तरीका बता दिया था। अब रिजोल्यूशन के कुछ एप्लीकेशंस देख लीजिए, कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन आए तो कैसे आप सॉल्व करते हो। उसके बाद तब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। तो हेडिंग डाल लीजिए एप्लीकेशंस ऑफ रिजोल्यूशन। इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन the pull of a roller is easier than push, यानी किसी रोलर को पुल करना पुश करने से ज़्यादा इजी होता है। यानी कोई रोलर खींचना आसान है, ढकेलना मुश्किल, ऐसा क्यों, ये एक सवाल आपसे पूछा जाता है। तो रोलर को खींचना क्यों आसान होता है, ढकेलना क्यों मुश्किल होता है, ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसको समझिए। तो इसमें हम दो अलग अलग पार्ट कर दे रहे हैं। एक कर दे रहे हैं पुश ऑफ रोलर। रोलर को पुश करने की प्रक्रिया क्या है और रोलर को पुल करने की प्रक्रिया क्या है, दोनों हम आपको समझा दे रहे हैं अलग अलग। पुश ऑफ रोलर या पुशिंग ऑफ रोलर एंड पुलिंग ऑफ रोलर। जैसे मान लीजिए कि ये एक रोलर है। रोलर वही जो आप कॉलेज के फील्ड वगैरह में देखते हो, या जो क्रिकेट का जो पिच होता है उसको प्लेन करने के लिए जो हाथ से रोलर खींचा जाता है, उसी रोलर की बात की जा रही है। उसी के बारे में पूछा जा रहा है आपसे कि रोलर को ढकेलना मुश्किल है लेकिन खींचना क्यों आसान है। तो मान लीजिए ये आपका रोलर है और ये रोलर की हैंडल है। तो रोलर की हैंडल को आपको ढकेलना है, पुश करना है। तो पुश करने के लिए आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो और रोलर का वेट यहां से नीचे की तरफ काम कर रहा है, W। तो रोलर को पुश करते समय जो आप फोर्स लगा रहे हो, ये F, ये फोर्स ना तो हॉरिजॉन्टल है ना तो वर्टिकल है। और हमने आपको रिजोल्यूशन में बताया था कि यदि कोई वेक्टर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ना होकर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो तो उसका इफेक्ट दो डिफरेंट डायरेक्शन में होता है, और उन दो डिफरेंट डायरेक्शन को जानने के लिए हम वेक्टर को रिजोल्यूट करते हैं। इसलिए यहाँ रोलर को ढकेलने के लिए पुश करते समय जो आप फोर्स लगा रहे हो वह फोर्स ना तो हॉरिजॉन्टल है ना तो वर्टिकल है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। इसलिए इसे हम रिजोल्यूट करेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर्स होते हैं उनका इफेक्ट दो डिफरेंट डायरेक्शन में होता है, और जिन दो डिफरेंट डायरेक्शन में इसका इफेक्ट होता है उसे जानने के लिए हमें रिजोल्यूशन करना चाहिए। अब जब हम इस फोर्स को रिजोल्यूट करेंगे तो रिजोल्यूशन का तरीका बताया था, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट आपका हो जाएगा F cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका F sin थीटा। हमने बताया था रिजोल्यूशन में कैसे होता है। अब आपने रोलर को पुश करते समय जो फोर्स लगाया, उस फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, एक F cos थीटा, एक F sin थीटा। F cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, यही रोलर को आगे की तरफ ले जाता है, यही रोलर को आगे की तरफ खींचता है। जो आपके फोर्स का दूसरा कंपोनेंट है F sin थीटा, वह वेट की ही डायरेक्शन में है, जिधर वेट है उधर ही है। तो जब F sin थीटा वेट के डायरेक्शन में है तो इसका मतलब ये वेट का हेल्प कर रहा है। इसलिए रोलर का इफेक्टिव वेट हो जाएगा the effective weight of roller is
इफेक्टिव वेट रोलर का निकालिए, इफेक्टिव वेट ऑफ रोलर विल बी, तो चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में एफ साइन थीटा और डब्ल्यू, तो एफ साइन थीटा डब्ल्यू का हेल्प करेगा, और जब दो वेक्टर एक दूसरे का हेल्प करते हैं या दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट निकालने के लिए उनको ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा। जब हम एडिशन ऑफ वेक्टर आपको बता रहे थे तो उस समय हमने बताया था कि यदि कोई भी दो वेक्टर यदि सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए उनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर देना चाहिए, और जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए उनके मैग्नीट्यूड को माइनस कर देना चाहिए। ये हम एडिशन ऑफ वेक्टर जब पढ़ा रहे थे उसमें एनालिटिकल मेथड, तो आपको हमने बताया था। तो आपने देखा कि रोलर का वेट पहले डब्ल्यू था, जब आप ढकेलने लगे तो रोलर का इफेक्टिव वेट हो गया डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा, यानी रोलर का इफेक्टिव वेट बढ़ गया पहले से, और जब रोलर का इफेक्टिव वेट पहले से बढ़ गया तो रोलर थोड़ा सा हैवियर हो गया, और जब रोलर हैवियर हो गया, भारी हो गया, तो उसको ढकेलना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह इसकी थियरी, ये केवल फिगर बनाने से काम नहीं चलेगा, ये जो हेडिंग डाले हुए इसमें आपको यहाँ थियरी लिखनी पड़ेगी, और थियरी लिखने के बाद तब आपको ये ड्रा करना पड़ेगा। थियरी में लिखेंगे क्या, एक बार फिर सुन लीजिए। लिखेंगे यही कि जब हम किसी रोलर को पुश करते हैं या ढकेलते हैं तो ढकेलते समय हम जो फोर्स लगाते हैं वह फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, इसलिए फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा जो एक फोर्स का कंपोनेंट है वह रोलर को आगे की तरफ ले जाता है, और एफ साइन थीटा डाउनवर्ड होने के कारण रोलर के वेट का हेल्प करता है, जिससे रोलर का इफेक्टिव वेट बढ़ जाता है और रोलर थोड़ा हैवी हो जाता है, और इस वजह से रोलर को ढकेलना मुश्किल हो जाता है। अब रोलर को खींचना आसान क्यों होता है, इसको देखिए। मान लीजिए ये आपका रोलर है और ये हैंडल है, और रोलर को आप खींच रहे हो या फोर्स लगाकर इस तरफ, जैसे रोलर को ऐसे खींचा जा रहा है। रोलर का वेट मान लीजिए आपका डब्ल्यू है। अब यहाँ भी रोलर को खींचते समय आप जो फोर्स लगा रहे हो वह फोर्स हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ना होकर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, और याद रखना कि जब भी कोई वेक्टर, जब भी कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ना होकर किसी एंगल पर है तुरंत उसे रिजॉल्व कीजिए। तो यदि हम फोर्स को रिजॉल्व करें तो फोर्स का एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। यदि इस एंगल को हम थीटा मान लें तो ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कंपोनेंट एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा जो फोर्स का कंपोनेंट है वह रोलर को आगे की तरफ ले जाएगा। फोर्स का एक कंपोनेंट एफ साइन थीटा, चूंकि वेट के अपोजिट है इसलिए ये एफ साइन थीटा रोलर के वेट का अपोज करता है, जिससे रोलर का इफेक्टिव वेट कम हो जाता है। तो यहाँ पे जरा इफेक्टिव वेट ऑफ रोलर निकालिए। इफेक्टिव वेट ऑफ रोलर विल बी, इफेक्टिव वेट। और हमने ये भी बताया था एडिशन ऑफ वेक्टर में कि जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट निकालना हो तो इन्हें माइनस कर दीजिए, बड़े में से छोटे को, तो W माइनस एफ साइन थीटा। और इस तरह आपने देखा कि हम जब रोलर को खींच नहीं रहे थे तो उस समय रोलर का वेट W था, जब हम खींचने लगे तो वेट हो गया W माइनस एफ साइन थीटा, यानी रोलर का इफेक्टिव वेट कम हो गया और रोलर हल्का हो गया, जिससे खींचना आसान हो गया। तो इस तरह मैथमेटिकली भी हम ये बता सकते हैं आसानी से कि किसी रोलर को ढकेलना मुश्किल है लेकिन खींचना आसान है। यहाँ पर भी आपको थियरी लिखनी है। थियरी क्या लिखेंगे एक बार समझ लीजिए। जब किसी रोलर को हम यह फोर्स लगाकर खींचते हैं तो हमारे फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक एफ साइन थीटा, एक एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा रोलर को आगे की तरफ ले जाता है, एफ साइन थीटा चूंकि वेट के अपोजिट है इसलिए वेट का अपोज करता है, और वेट के अपोज करने के कारण रोलर का इफेक्टिव वेट घट जाता है, जिससे रोलर हल्का हो जाता है और खींचना आसान हो जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि किसी भी रोलर को ढकेलना मुश्किल है लेकिन खींचना आसान है। ऐसा क्यों, इसको थियोरेटिकली और मैथमेटिकली दोनों हमने समझा दिया। तो एप्लीकेशंस ऑफ रिजॉल्यूशन में एक एप्लीकेशन हो गया
कि रोलर को पुल करना इजी है और पुश करना मुश्किल है, ऐसा क्यों? अब जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रिंग है, रस्सी है, जो यहाँ भी किसी रिजिड बेस से अटैच है, यहाँ भी किसी रिजिड बेस से अटैच है, और यहाँ से एक वेट सस्पेंड कर दिया गया है, एक ब्लॉक लटका दिया गया है जिसका मास m है। ठीक, तो ब्लॉक का वेट नीचे की तरफ काम करेगा mg, और इस स्ट्रिंग में टेंशन इधर T1 और इधर टेंशन T2 है। ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री। अब आपसे इस तरह के सवाल दिए जाते हैं कि दो स्ट्रिंग है जो V शेप में बनी हुई है और उनके कॉमन पॉइंट से एक ब्लॉक या एक वेट सस्पेंड कर दिया गया है, तो दोनों स्ट्रिंग में टेंशन बताइए। यही सवाल आपका पूछा जाएगा आपसे। तो अब आप क्या कीजिए, यहाँ देख रहे हो कि पूरे स्ट्रिंग पर 3 फोर्सेस हैं, एक mg, एक T1 और एक T2, जिसमें आपका जो वेट mg है वह वर्टिकल है, और ये दोनों T1 और T2 हैं, ये ना तो वर्टिकल है और ना तो हॉरिजॉन्टल है। तो जब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों नहीं है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो हमने अभी बताया कि जब भी कोई न्यूमेरिकल आए और उसमें किसी भी वेक्टर को देखिए जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ना होकर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, तो उसे तुरंत रिजॉल्व कीजिए। तो चूंकि यहाँ T1 और T2 दोनों पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, इसलिए रिजॉल्व करो। तो T1 को जब रिजॉल्व करोगे तो 2 कंपोनेंट हो जाएगा, एक ये एक ये। अब ये एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा T1 cos थीटा यानी cos 60, क्योंकि ये एंगल बना रहा है, रिजॉल्यूशन में पढ़े हो, और ये हो जाएगा T1 sin 60। अब यदि हम T2 के रिजॉल्यूट करें तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, तो ये एंगल यदि 30 है तो ये भी 30 होगा, तो ये हो जाएगा T2 cos 30 और ये हो जाएगा T2 sin 30। अब यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे कुल 4 फोर्सेस हैं, एक इधर 2 और 2 ऊपर, 4, एक वेट को भी ले लीजिए 5। अब यदि ये पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट में हो, इक्विलिब्रियम में हो, सिस्टम में कहीं कोई मोमेंट ना हो, तो एक फिजिक्स में यहाँ पर और नई बात जान लीजिए, जो आपको लॉज ऑफ मोशन से लेकर हर चैप्टर में इसका यूज पड़ेगा, कि यदि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, यदि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो उस पर लगने वाले सभी अपोजिट फोर्स इक्वल होते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे सैकड़ों न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे जिसमें आपसे कहा जाएगा कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो कोई भी सिस्टम यदि इक्विलिब्रियम में है तो सीधा सा समझ लीजिए उस पर लगने वाले सारे अपोजिट फोर्स इक्वल हैं। तो यानी हम कह रहे हैं कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब इसके सारे अपोजिट फोर्स इक्वल हैं। यहाँ लिख देंगे इन इक्विलिब्रियम, और यदि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है तो इसे डायनामिक्स या लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे तो वहाँ तरीका बताया जाएगा। अभी आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो, इसमें आप बॉडी के मोशन के बारे में, मोशन ये यहाँ पर जो पढ़ रहे हो आप काइनेमेटिक्स, इसमें कोई भी सिस्टम अभी मोशन करते हुए फिलहाल नहीं दिखाया जाएगा, इसलिए इक्विलिब्रियम कंडीशन की ही बात की जा रही है। जब मोशन की बात आएगी तो वहाँ पर अलग बताया जाएगा आपको इक्विलिब्रियम। तो जब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो गया तो इसका मतलब सारे अपोजिट फोर्स इक्वल हो गए, तो चूंकि ये और ये अपोजिट है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी T1 cos 60 इज इक्वल टू T2 cos 30, या इसको इधर कर लीजिए, ये हो जाएगा T1 cos 60 माइनस T2
cos 30 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। आप चाहिए तो cos 60 cos 30 की वैल्यू रख लीजिए। अब इधर आइए, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इनको ऐड कर देंगे, और चूंकि इन दोनों के अपोजिट ये है इसलिए इनको ऐड करके उसके इक्वल ये कर देंगे। इनको ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा T1 sin 60 प्लस T2 sin 30, ये दोनों मिलकर इसके इक्वल है, अपोजिट है, इज इक्वल टू mg। अब आपके पास दो इक्वेशन बन गए, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2। अब आप न्यूमेरिकल लगाते समय क्या करना, cos 30 cos 60 और sin 30 और sin 60 सबकी वैल्यू रख देना, mg दिया रहेगा, और फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप इजीली T1 और T2 की वैल्यू निकाल सकते हो। मैंने एक एग्जांपल दिया, यदि ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे तो आप फिगर बना करके ऐसे दो इक्वेशन बना लेना, और जितनी वैल्यूज दी हैं इक्वेशन में पुट कर देना, और जो वैल्यू नहीं पता रहेगी वो आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह और भी सारे क्वेश्चन आगे मिलेंगे, हम आगे क्वेश्चन कराएंगे भी, आप भी कीजिए। तो ये रिजोल्यूशन के कुछ जनरल एप्लीकेशंस रहे। इसी तरह से बस इतना सा याद रखना कि कोई भी वेक्टर यदि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ना होकर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो तो वो न्यूमेरिकल लगाने के लिए उस वेक्टर को जरूर रिजॉल्व कीजिए। अब जैसे इस पर एक क्वेश्चन और आता है, और ये अलग अलग तरह से पूछा जाता है। थर्ड, मान लीजिए ये एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, इसको थोड़ा इस तरफ खींच दिया जाता है थीटा एंगल, इसको ऐसे खींच दिया गया, ये एंगल मान लीजिए थीटा है। अब पेंडुलम पर कुल कितने फोर्स लग रहे हैं देखिए, एक पेंडुलम का वेट डाउनवर्ड, और पेंडुलम को आप खींचे हैं इधर की तरफ फोर्स लगाकर, एक F हो गया, और स्ट्रिंग में टेंशन T हो गया। यानी इस पूरे पेंडुलम पर, इस बॉब पर कुल 3 फोर्स लग रहे हैं, F, W और T। यहाँ पर जो तीनों फोर्स हैं उनको ध्यान से देखिए, तो ये फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, और हमने बताया था कि जो वेक्टर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होंगे उनको रिजॉल्व नहीं करते, क्योंकि उनका जो असर है, जो इफेक्ट है, वो उधर ही होता है जिधर वो दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टेंशन फोर्स है, टेंशन वेक्टर है, यह ना तो हॉरिजॉन्टल है और ना तो वर्टिकल है, इसलिए टेंशन को रिजॉल्व कीजिए। तो टेंशन को रिजॉल्व करोगे तो एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। अब चूंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, और जब ये थीटा है तो ये हो जाएगा T cos थीटा, और ये हो जाएगा T sin थीटा। अब यहाँ भी यदि मैं कहूँ कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यहाँ लिख सकते हो इन इक्विलिब्रियम। यदि यहाँ इक्विलिब्रियम में हो तो मैंने अभी बताया है कि जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो सारे अपोजिट फोर्स इक्वल हो जाएंगे। तो चूंकि ये दोनों अपोजिट हैं इसलिए T sin थीटा F के इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1, और ये भी दोनों अपोजिट हैं इसलिए इक्वल हो जाएंगे T cos थीटा इज इक्वल टू W। अब आपके पास दो इक्वेशन मिल गए। आप चाहिए तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो टेंशन कट जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू F अपॉन W, जो वैल्यू दिया पुट कर दीजिए, जो पूछेगा निकल जाएगा। या जैसे चाहिए सॉल्व कीजिए। आपको जो ये जो दो इक्वेशन मिला, अब इसमें जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें जिसकी जिसकी वैल्यूज दी रहेंगी वो इन्हीं दोनों में पुट कर देंगे, और बाकी जो निकालना है इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इजीली आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन रिजोल्यूशन से आते हैं, तो मुश्किल नहीं है। बस आपको करना क्या है कि जिस वेक्टर को देखिए कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ना होकर किसी पर्टिकुलर एंगल पर हो, उसको रिजोल्व कर दीजिए, पहली बात। और दूसरी बात, यदि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि उस पर लगने वाले सारे अपोजिट फोर्स इक्वल होंगे। ठीक, अब एक जरा क्वेश्चन देख लो, कुछ छोटी छोटी चीजें निकालने के लिए। इफ ए वेक्टर A इज इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस k, एक वेक्टर A है जिसकी वैल्यू 2i प्लस 2j माइनस k है,
अब आपको निकालना क्या है, फाइंड पहला मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दूसरा यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, थर्ड डायरेक्शन कोसाइंस, और चौथा द एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ये तीन चीजें आपको निकालनी है। तो सबसे पहला कि आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालना है, तो यहां लिख दीजिए द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए होगा। हमने बताया था कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो सिंबल को, मैग्नीट्यूड का सिंबल लिखना है तो उसके सिंबल के एरो से एरो हटा लीजिए, सिंबल के हेड से एरो हटा लीजिए। अब हमने ये भी बताया था कि कोई भी वेक्टर यदि आई, जे और के टर्म में हो और उसका मैग्नीट्यूड निकालने को दिया जाए तो बड़ा सीधा सा तरीका है, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर। तो ये सीधा सा याद रखना इसको हमेशा कि जब भी कोई वेक्टर आई जे या आई जे के टर्म में दिया हो और उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो बस आपको अंडर रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिए, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। ये हो गया 2 2 4, 2 2 4 8 और 1 9, तो अंडर रूट 9 मीन्स 3। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया 3, ये हो गया। अब दूसरी चीज निकालना है यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, जैसा कि आप जानते हो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर ऐसे ए कैप लिखेंगे और यूनिट वेक्टर का फार्मूला है वेक्टर ए अपॉन ए। यूनिट वेक्टर में हमने बताया था कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ क्या करना है, पहले वेक्टर ए है तो वेक्टर ए की वैल्यू लिख देंगे 2i प्लस 2j माइनस के अपॉन ए मीन्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 निकाले हैं इसलिए यहाँ 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/3 2i प्लस 2j माइनस के। ये वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर हो गया। तीसरा आपको क्या निकालना है, द डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे, देखिए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए। तो चूंकि जानते हो किसी भी वेक्टर के 3 डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, एक कास अल्फा, कास बीटा और कास गामा। तो कास अल्फा इज इक्वल टू होता है ax अपॉन ए, कास बीटा इज इक्वल टू ay अपॉन ए, कास गामा इज इक्वल टू az अपॉन ए। हमने बताया थे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 कंपोनेंट में कि किसी भी वेक्टर के 3 डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा, और उनका फार्मूला बताया गया था। अब ax यानी वेक्टर ए का x कंपोनेंट, x कंपोनेंट कौन होता है, जिसमें जो i का कोफिशिएंट है, y कंपोनेंट j का कोफिशिएंट। तो ax मींस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग x एक्सिस, तो इतना 2 हो गया, अपॉन a मींस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो 2/3, y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए यानी 2 अपॉन 3, z कंपोनेंट यानी -1/3। तो इस तरह से तीनों डायरेक्शन कोसाइंस निकल गए। चौथी चीज आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द x, y एंड z कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो i का जो कोफिशिएंट होता है वही x कंपोनेंट होता है, यानी x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए 2, y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए 2 एंड z कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए -1। तो किसी वेक्टर ए का x कंपोनेंट ax से, y कंपोनेंट ay से और z कंपोनेंट az से लिखते हैं। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बताया। यदि कोई वेक्टर i j k के टर्म में दिया हो, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं ये बताया,
डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं ये बताया, और एक्स वाई जेड कंपोनेंट किसी वेक्टर का कैसे निकालते हैं ये आपको बताया। ये आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कंप्लीट हो गया। अब नई हेडिंग लिखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहला कि किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या। यहाँ हेडिंग डाल लीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर, यानी किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा और कैसे होगा। जब किसी वेक्टर में किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर के डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड उतना ही टाइम्स हो जाता है। जैसे किसी वेक्टर में यदि हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 4 से, तो उस वेक्टर के डायरेक्शन में तो कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 गुना हो जाएगा, यानी जितना लंबा एरो पहले बनता था अब 4 गुना लंबा एरो बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा कि जब किसी वेक्टर में किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स हो जाता है जितने से मल्टीप्लाई किया गया। अब जैसे मान लीजिए यह एक वेक्टर है ए, ये इस डायरेक्शन में दिखाया गया है, और मान लीजिए इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है। इमेजिन करो कि हमने जो एरो बनाया है उसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है और इस डायरेक्शन में है, तो दिख ही रहा है आपको। अब आपको ये वेक्टर दिया गया और कहा गया फाइंड, पहला 2a, दूसरा 4a, तीसरा हाफ a, चौथा -2a और पांचवा -3। तो आपको एक वेक्टर ये दिया गया है, दिया गया है का मतलब डायरेक्शन आप देख ही रहे हो, और मैग्नीट्यूड यानी एरो की लेंथ आपको दी रहेगी। मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ पर इमेजिन कर लीजिए कि वेक्टर ए का जो एरो है वो 2 सेंटीमीटर लंबा है। अब आपको निकालना है 2a, तो यहाँ आप क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन ये फेयर कॉपी में कर लीजिएगा स्केल से नाप कर। अब आपको निकालना है 2a, तो मैंने अभी बताया है कि जब किसी वेक्टर में किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उस वेक्टर के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता, मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ पर चूंकि a में 2 से मल्टीप्लाई है, 2 से गुणा है, इसलिए इस वेक्टर के डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 2 गुना हो जाएगा, यानी जितना लंबा एरो था उसका 2 गुना लंबा हो जाएगा। तो चूंकि ये 2 सेंटीमीटर का एरो था, अब 4 सेंटीमीटर का एरो बनेगा और डायरेक्शन वही रहेगा। तो आप कॉपी में 4 सेंटीमीटर का एरो बनाकर डायरेक्शन वही रहने दीजिएगा, ये 2a हो जाएगा। दूसरा आपको निकालना है 4a, यानी वेक्टर ए में 4 से गुणा किया गया है, तो वेक्टर का डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 4 गुना हो जाएगा। यदि ये 2 सेंटीमीटर का है तब 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और यहाँ 4a लिख देंगे, डायरेक्शन वही रहेगा जो पहले a का है। हाफ a, यानी वेक्टर ए में हाफ से मल्टीप्लाई किया गया है, तो वेक्टर ए में जब हाफ से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वेक्टर ए के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड आधा हो जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर के बजाय 1 सेंटीमीटर का बनेगा, और यहाँ हाफ ए लिख देंगे। ये नाप के बनाना है आपको। अब यहाँ -2a निकालना है, आपको a दिया गया है और -2a निकालना है। तो -2a का मतलब
कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अब दोगुना हो गया, लेकिन माइनस साइन लगने के कारण डायरेक्शन अपोजिट हो गया। अब इधर दिया हुआ था, अब जस्ट अपोजिट हो जाएगा, और चूंकि 2 से मल्टीप्लाई है इसलिए दोगुना हो जाएगा। ये 2 सेंटीमीटर का था तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तब यहाँ लिखेंगे -2 -3, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 गुना कर दीजिए, तो 2 सेंटीमीटर है तो 6 कर दीजिए, और माइनस लगा है डायरेक्शन अपोजिट कर दीजिए, इधर है तो इधर हो जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर का एरो बनेगा और इधर की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 3a। तो इस तरह से आपने देखा कि यदि किसी वेक्टर में किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उस रियल नंबर टाइम्स हो जाता है, लेकिन डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, यदि यहाँ पे साइन नेगेटिव लगाया गया है तो निश्चित रूप से डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, जिधर वेक्टर दिया है जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो एक मल्टीप्लिकेशन में एक पॉइंट खत्म हो गया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर। अब इसमें सेकेंड पॉइंट लिख लें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। जब किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये भी छोटा सा है, इसको भी समझ लीजिए। तो पहले एग्जाम्पल समझ लीजिए, फिर आप यहाँ थियरी आपको लिखनी है। जैसे हम आपको पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप जानते हो कि एसिलेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें मास यानी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये फोर्स होता है या एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर एसिलेशन वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई किया m तो हमारा आंसर आ गया फोर्स, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मोमेंटम आता है जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और टाइम स्केलर क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इम्पल्स आ जाएगा जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ 3 एग्जाम्पल हमने आपको दिखाए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इन तीनों एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि जब किसी वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई किए हैं तो जो क्वांटिटी मिली हो वेक्टर होती है। तो यहाँ पर एक बात साफ लिख देना और याद भी रखना, इसको आगे कई चैप्टर में यूज है कि जब किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो क्वांटिटी मिलती है वो गारंटी है कि वेक्टर होगी, और इन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है, यानी जिधर फोर्स का होगा उधर एसिलेशन का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना अपने लैंग्वेज में, whenever a vector is multiplied by a scalar, the resultant will be a vector with same direction। ये याद रखो, यानी जब भी किसी वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो क्वांटिटी मिलेगी वो वेक्टर होगी, गारंटी है, और इन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा। यानी किसी वेक्टर में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर का तो आंसर हमेशा वेक्टर आएगा। ठीक, और इस वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा सेम होता है। बस इतनी सी बात जानना है, यानी ये हमेशा याद रखिएगा कि किसी वेक्टर में जब स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो क्वांटिटी आएगी वो गारंटी है वेक्टर होगी, और दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर हो गया। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय वेक्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कल। थैंक यू।